जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई फौजी सर पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो के अपार स्नेह के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज की हमारी क्लास रहेगी राजा हर्षवर्धन, यानी कि उत्तरी भारत के एक राजा और अंतिम समय में एक सन्यासी। राजा हर्षवर्धन की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है, अन्य राजाओं ने तो सिर्फ राज किया, लेकिन राजा हर्षवर्धन इतिहास के ऐसे राजा हैं जो अपने उत्तरी भारत पर शासन भी करते हैं और अंतिम समय में राजसी सुख सुविधाओं को त्याग कर एक सन्यासी का जीवन जीते हैं। आइए पढ़ते हैं राजा हर्षवर्धन की कहानी। हर्षवर्धन का जो वंश है वो कहलाया पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश की सर्वप्रथम स्थापना की नरदेव वर्मन, जिनका कार्यकाल रहा 505 ईस्वी से 530 ईस्वी तक। इन्हीं के पुत्र हुए राज्यवर्धन प्रथम। इनका कार्यकाल रहा 530 ईस्वी से 555 ईस्वी तक। इन्हीं के पुत्र हुए आदित्य वर्धन। इनका कार्यकाल रहा 555 ईस्वी से 580 ईस्वी तक। इन्हीं के पुत्र हुए प्रभाकर वर्धन, जिनका कार्यकाल रहा 580 ईस्वी से 605 ईस्वी तक। इन्हीं के प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें होती हैं, जिनका हम अलग अलग अभी विवरण करेंगे। सबसे पहले प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोमती, जो कि राजा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात सती हो गई। प्रभाकर वर्धन को महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी। महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी। यदि वैसे इनके बारे में एक विशेष बात है कि राजा सूर्य एवं प्रकृति की उपासना करते थे। पुष्यभूति वंश की यदि बात करें तो नरदेव वर्मन 605 ईस्वी से 530 ईस्वी तक, राज्यवर्धन प्रथम 505 से 535 ईस्वी तक, आदित्य वर्धन 555 ईस्वी से 580 ईस्वी तक। प्रभाकर वर्धन का कार्यकाल जो रहा 580 ईस्वी से लेकर 605 ईस्वी तक। राजा प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती, जो कि मृत्यु के पश्चात सती हो गई थी। महाराजा प्रभाकर वर्धन की जो उन्हें उपाधि एवं सम्मान था, महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी, यानी कि महाराजा धीराज का यदि संधि विच्छेद करें तो महान है जो राजाओं में, यानी कि एक प्रतापी राजा। इन्हीं की 3 संतानें हुई। सर्वप्रथम पहली संतान राज्यवर्धन, द्वितीय नंबर 2 पर राजश्री, जो कि इनकी पुत्री थी, और नंबर 3 पर यदि बात करें तो हर्षवर्धन, जो कि 590 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। 605 ईस्वी में राजा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है और राज्यवर्धन का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक हुआ। इसी के समकक्ष 605 ईस्वी में इनकी शादी होगी।
605 ईस्वी में विवाह इनका हुआ कन्नौज के राजा ग्रह वर्मा के साथ। ये जो ग्रह वर्मा राजा थे ये मोखरी वंश के राजा थे, मोखरी वंश के राजा थे। इतिहास में आप पढ़ेंगे तो राजश्री को मोखरी वंश की रानी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3 पर बात करें हम हर्षवर्धन की, तो इनका जन्म 590 ईस्वी में जन्म हुआ था। अभी हम देखते हैं यहां पर थोड़ा सा सिनेरियो। यदि हम हर्षवर्धन को पढ़ें, थोड़ा सा हम भारत के उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के राज्य विस्तार का वर्णन पढ़ते हैं ताकि हमें हर्षवर्धन राजा को पढ़ना और भी आसान हो। तो मैप की मदद से हम पढ़ते हैं उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत। तकरीबन यदि भारत के मैप की 2 भागों में विभाजित किया जाए तो उत्तरी भारत दक्षिणी भारत, यहीं पर एक स्थान है हमारा हरियाणा और यहीं पर राजधानी थी थानेसर। इसी के ठीक थोड़ा सा नीचे उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर। दक्षिणी भारत के अंदर यदि हम देखें तो यहां मालवा और मालवा के उस समय राजा थे इन्हीं के समकक्ष या समकालीन राजा देवगुप्त। यही हम दक्षिणी भारत में बात करें बंगाल के राजा थे उस समय शशांक हिंदू राजा थे और गौड़ वंश के राजा। यदि हम देखें तो राज्यवर्धन 605 ईस्वी में थानेसर इनकी राजधानी थी। राजधानी यहां पर राज्य कर रहे हैं और इनकी बहन जो कि राजश्री मोखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा कन्नौज के राजा हैं। ये उत्तरी भारत के अंतर्गत चल रहा है। इसी के नीचे समकालीन यदि हम दक्षिण भारत में देखें मालवा और बंगाल, देवगुप्त और बंगाल के अंतर्गत राजा शशांक गौड़ वंश के राजा। यहीं पर 605 ईस्वी में रानी का विवाह हो जाता है कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा के साथ। अभी बंगाल के जो राजा शशांक थे वो रियल में राजश्री से प्रेम करते थे और राजश्री से विवाह करना चाहते थे। जब बंगाल के राजा शशांक को यह पता चलता है कि राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा के साथ हो गया है तो अपने मित्र देवगुप्त के पास जाते हैं और उनसे एक सेना की छोटी टुकड़ी लेकर और कन्नौज पर चढ़ाई करने की बात करते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि मैं राजा को मार के और रानी को राजश्री को अपने साथ लेकर आऊंगा। इसी घटनाक्रम को चलते हुए देवगुप्त राजा अपनी सेना की टुकड़ी बंगाल के नरेश को दे देते हैं। बंगाल के नरेश जाते हैं कन्नौज में और ग्रहवर्मा की 605 ईस्वी में हत्या कर देते हैं। 605 ईस्वी में ग्रहवर्मा की हत्या कर देते हैं। जब
इस बात का पता थानेसर में राज्यवर्धन को पता चलता है, तो राज्यवर्धन अपनी सेना लेकर आते हैं और सबसे पहले मालवा के अंतर्गत देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। 605 ईस्वी में ग्रहवर्मा की हत्या हुई है। 605 ईस्वी के अंदर ही ग्रहवर्मा के बाद देवगुप्त की हत्या। इन्हीं के बाद जैसे ही देवगुप्त की हत्या करके अपनी बहन को छुड़ाने के लिए बंगाल के नरेश के पास जाते हैं, तो बंगाल के नरेश राज्यवर्धन की हत्या कर देते हैं। 605 ईस्वी में ही राज्यवर्धन की हत्या कर देते हैं। राज्यवर्धन की हत्या बंगाल नरेश राज्यवर्धन की हत्या तो करते हैं। 605 ईस्वी के अंदर ही राजश्री को बंदी बनाकर रखते हैं अपने पास। अभी 605 का यदि हम सीन देखें तो 605 ईस्वी में ग्रहवर्मा की हत्या हुई, राजा देवगुप्त की हत्या हुई। उसी के बाद 605 ईस्वी में ही राज्यवर्धन की हत्या हुई बंगाल के शशांक द्वारा, और साथ ही राजश्री को बंदी बना लिया गया। 605 ईस्वी के अंदर राजा हर्ष की आयु थी मात्र 15 वर्ष। 15 वर्ष की आयु में इतने काम हो जाना, अपने भाई की मृत्यु, भाई से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी है, भाई की मृत्यु, फिर बहन का अगवा करना, साथ ही ग्रहवर्मा कन्नौज के राजा की हत्या। यहां पर राज्यवर्धन को बहुत गहरा शोक लगता है और अपनी सेना को लेकर वो सीधे बंगाल के नरेश शशांक पर चढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो बंगाल के नरेश यहां से छिपकर भाग जाते हैं नेपाल के रास्ते। 605 ईस्वी के बाद गौड़ नरेश शशांक का कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। बताते हैं कि भारत के रास्ते ये नेपाल भाग जाते हैं। इतिहास में गौड़ नरेश शशांक का कहीं भी इसके पश्चात में विवरण नहीं मिलता है। यहीं से शुरू होता है राजा हर्ष का कार्यकाल, जिसे हम अभी आसानी से एक एक करके पढ़ेंगे। इन्हीं से यदि हम बात करें राजा हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजा बने, राज्याभिषेक हुआ। यहीं से राजा ने शुरुआत की हर्ष संवत की राजा ने शुरुआत की। हर्ष संवत की शुरुआत की। राजा के गुण देखते हैं हम, किन किन गुणों से निपुण थे। राजा हर्ष उच्च कोटि के कवि, उच्च कोटि के कवि, साहित्यकार एवं नाटककार थे। इन्होंने 3 रचनाएं लिखी, नागदंतम, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली। नागदंतम के अंतर्गत में राजा ने नागों के देवता गरुड़ का वर्णन किया गया है, गरुड़। प्रियदर्शिका के अंदर बात करें हम तो प्रियदर्शिका एक प्रेम कथा काव्य है। यदि हम रत्नावली की बात करें
तो रत्नावली नामक राजकुमारी के त्याग एवं बलिदान का वर्णन है। त्याग एवं व बलिदान का वर्णन है। ये काल में हवेंग सांग चीनी यात्री बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत में प्रवेश करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रवेश करते हैं। हवेनसांग की इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं जिनमें भारत का वर्णन है। सी यू की और दूसरी इनकी पुस्तक है पश्चिमी जगत के वृतांत। हवेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इनके दरबार के मुख्य कवि हुए बाण भट्ट, जिन्होंने हर्षचरित के अंतर्गत राजा हर्ष का कार्यकाल एवं राज व्यवस्था के बारे में लिखा है। राज व्यवस्था के बारे में लिखा है। और इनकी एक दूसरी पुस्तक हुई है कादंबरी। बाण भट्ट राजा हर्ष के दरबारी कवि थे। हवेनसांग भी दरबारी कवि थे। हवेनसांग भी दरबारी कवि थे। और तीसरे जो हैं इनके मयूर और नंबर 4 पर दिवाकर। राजा हर्ष के दरबार में 4 दरबारी कवि थे। हवेनसांग, बाण भट्ट, हवेनसांग, मयूर और दिवाकर। और राजा हर्ष के कार्यकाल में अनेकों घटनाओं का वर्णन मिलता है। 630 ईस्वी के अंतर्गत 630 ईस्वी में राजा ईस्वी के अंतर्गत मालवा के राजा ध्रुवसेन से हर्षवर्धन का युद्ध हुआ। युद्ध के मुख्यतः 2 परिणाम निकले। प्रथम, ध्रुवसेन को पराजित किया। क्योंकि राजा उदार हृदय के स्वामी थे, अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन के साथ कर दिया। 630-31 के लगभग राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। और 636 ईस्वी के अंतर्गत 636 ईस्वी के अंदर जम्मू कश्मीर के राजा के पास महात्मा बुद्ध के दांत थे जिन्हें हर्षवर्धन बलपूर्वक लेकर आते हैं।
बलपूर्वक लेकर आते हैं। ये राजा की घटनाएं रही। इसके पश्चात इलाहाबाद के अंतर्गत हमें एलहोल अभिलेख मिलता है, जिसके अंतर्गत 633 से 634 के मध्य एलहोल अभिलेख के अनुसार एलहोल अभिलेख के अनुसार अब 633-34 ईस्वी में एलहोल अभिलेख के अनुसार पुलकेशियन द्वितीय के साथ नर्मदा नदी पर युद्ध हुआ। इस युद्ध के भी दो परिणाम रहे। नंबर 1, राजा हर्ष हार जाते हैं। यहां पर राजा हर्ष की हार हुई। राजा हर्ष की यहां पर हार हो जाती है, लेकिन हर्ष चरित्र के अंदर बाण भट्ट ने ऐसा कोई भी वर्णन अपनी पुस्तक में नहीं किया है जिससे कि राजा की हार दिखाई गई हो। लेकिन वास्तविक एलहोल अभिलेख से हमें यह पता चलता है। पुलकेशिन द्वितीय से राजा हार जाते हैं। चालुक्य वंश के राजा हैं ये। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें देखने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है कि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के राजा थे। 633-34 ईस्वी में एलहोल अभिलेख से हमें पता चलता है नर्मदा नदी के किनारे पर युद्ध हुआ और इनके दरबारी जो कवि थे वो रवि कीर्ति थे। ऐसे महान और अनेकों काम राजा ने हर्षवर्धन ने किए हैं, जिनका हम आगे भी वर्णन करते हैं। राजा हर्ष के कार्यकाल में कुछ और अनेक कार्य किए। हम अब राजा हर्ष के कुछ कामों को देखते हैं। राजा हर्ष ने कौन कौन से कार्य करवाए। नंबर 1, राजा हर्ष के कार्य की यदि हम बात करें तो राजा हर्ष ने सर्वप्रथम गुरुकुल के अंदर शिक्षा को निःशुल्क करवाया। नंबर 2, इनके दरबार में साहित्य, संगीत व कला का प्रशिक्षण दिया जाता था। नंबर 3 पर यदि हम बात करें तो इन्होंने राहगीरों के लिए सराय बनवाई। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए सराय व धर्मशालाएं बनवाई। इनके पश्चात रोगियों के लिए औषधालय व वैद्य
उपलब्ध करवाए। राजा हर्ष के यदि हम कार्यों की बात करें तो उस समय गुरुकुल का प्रचलन था ही। गुरुकुल के अंदर शिक्षा निःशुल्क देते थे और गुरुकुल का पूरा खर्चा राजकीय कोष से वहन किया जाता था। इनके दरबार में साहित्य, संगीत व कला का प्रशिक्षण दिया जाता था। राहगीरों के लिए सराय बनाई गई। वैद्य बौद्ध भिक्षुकों के लिए सराय व धर्मशालाओं का अलग से निर्माण करवाया गया। रोगियों के लिए औषधालय व वैद्य उपलब्ध कराए गए। तो ये राजा हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में ये कुछ महान कार्य किए थे। यदि इनके राज्य मंत्री की बात करें तो इनका मौसेरा भाई भंडी इनके राज्यकाल में प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त था और पुलिस के बड़े अधिकारी को दंडपाल कहते थे, दंडपाल कहा जाता था। मुख्यतः इनकी आयकर की यदि बात करें इनके शासनकाल में तो भूमि कर 1/6 भाग लिया जाता था। यदि इनके शासनकाल में प्रांत का नाम भुक्ति कहते थे। इनके सेनापति सिंहनाद थे। मंत्रिपरिषद, इनका जो मंत्रिपरिषद था इन्हें सचिव कहा जाता था। मंत्री परिषद को सचिव कहते थे। इनके समय के जो हर्षकालीन जो सिक्के थे, सिक्कों के ऊपर शिव व पार्वती के चिन्ह अंकित थे। इनके सिक्कों पर अंकित थे, सिक्कों पर अंकित थे। ये सभी कार्य बातें रही हैं, नोट इनके कार्यकाल में। अभी इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और साथ ही अब तक जो आपने पढ़ा है राजा हर्ष का राज्य काल देखा है। अभी राजा का यदि हम बात करें तो 642 ईस्वी में प्रयागराज के अंदर बौद्ध धर्म की 5वीं महासभा का गठन हुआ। वैसे राजा बौद्ध धर्म के इतने अन्यायी थे कि हर 5 वर्ष के अंतराल में एक महासभा का आयोजन करवाते थे। 5वीं महासभा का गठन प्रयागराज के अंदर हुआ। वहीं से राजा ने राजसी जीवन का त्याग कर दिया। राजसी जीवन का त्याग किया। बताते हैं कि वहीं इलाहाबाद यानी कि वर्तमान में प्रयागराज के घाट पर राजा ने
गंगा नदी पर स्नान किया, गंगा नदी पर स्नान किया और वहीं से बौद्ध धर्म के वस्त्र धारण करे, बौद्ध धर्म के वस्त्र धारण किए। अपने राजसी कपड़ों का वहीं पर राजा त्याग कर देते हैं और बौद्ध धर्म की शरण में चले जाते हैं। अभी यहां पर नोट, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, 642 से लेकर 647 ईस्वी तक, यानी कि 5 वर्ष का कार्यकाल है, 5 वर्ष का कार्यकाल राजा हर्ष के मौसेरे भाई भंडी ने राज्य किया। 647 ईस्वी में राजा की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हुई। 645 ईस्वी में हवेंग सांग चीन वापिस चले जाते हैं, चीन लौट जाते हैं। ये घटनाएं थी। इन घटनाओं के साथ साथ हम थोड़े से 2-3 प्रश्नों को देखेंगे कि जो गौड़ नरेश राजा शशांक थे ना, शशांक से भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। शशांक हिंदू राजा थे, हिंदू राजा, गौड़ वंश के राजा थे। 605 ईस्वी में भारत के रास्ते नेपाल चले गए थे, भारत के रास्ते नेपाल चले गए थे। इनके बाद में इतिहास में इनका कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता। और इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी थे। ये मुख्य बात इनका इंपॉर्टेंट यदि हम करें तो यही बात है, इन्होंने बौद्ध धर्म के बोधि वृक्ष को कटवा दिया। और एक शिला थी जिसके ऊपर शिला पर महात्मा बुद्ध के पद चिन्ह थे, यानी कि पांव के निशान थे, पद चिन्ह थे। उस पत्थर को नदी में फिकवा दिया। यहीं पर राजा हर्ष का जो क्लास है समाप्त होता है। आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी एवं इस क्लास के विषय में कोई जानकारी अधूरी रह गई या छूट गई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि अगले चैप्टर में हम इसका सुधार कर ले। आप लोगों को क्लास किस प्रकार से पसंद आती है कमेंट सेक्शन में थोड़ा बता जरूर दिया करो, ताकि आपके अनुसार क्लास हो सके। यह क्लास मेरे लिए नहीं, यह क्लास आपके लिए। तो ये थे राजा हर्षवर्धन का त्याग, बलिदान एवं शौर्य की कथाएं और साथ ही राजा का सन्यासी जीवन का वर्णन। आशा है यह क्लास आपको पसंद आई होगी। आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो विद्रोह एवं अवशेषों पर आधारित होंगे। 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।